व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। ENG 201 की लेक्चर सीरीज का आज 35वां लेक्चर है, जो कि है लैंग्वेज रिव्यू के बारे में। ठीक है, कि हमने लिखते हुए जो लैंग्वेज का जो ध्यान रखना है, उसमें हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। मेन चीज़ इसमें आप ऑन द होल पैराग्राफ के लेवल पे देखेंगे कि आपके जो पैराग्राफ्स हैं, उनमें सबसे पहली चीज़ है पैराग्राफ यूनिटी होनी चाहिए, कि आपका पैराग्राफ ऐसा हो कि उसमें यूनिटी हो, एक वर्ड दूसरे वर्ड के साथ मैच हो रहा हो। ठीक है, यानी जो एक पैराग्राफ है उसके अंदर लिखे हुए जो अल्फाज हैं वो एक फिक्रा दूसरे फिक्रे के साथ मैच हो रहा हो। यहाँ पे इन्होंने इसकी पूरी एग्जांपल दी हुई है, एक पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, यानी इसके पहले पैराग्राफ में हर बात दूसरे पैराग्राफ मतलब दूसरी लाइन के साथ मैच हो रही है, उसी एक चीज पे बात हो रही है। ठीक है, और फिर दूसरे पैराग्राफ में उसी चीज के दूसरे पहलू पे बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद है दूसरी चीज है टॉपिक सेंटेंस, यानी आपके जो है आप लिख रहे हो उसमें एक टॉपिक सेंटेंस होना चाहिए, यानी सबसे पहले आपका एक ऐसा सेंटेंस होगा जिसको पढ़ने से ही रीडर को पता चल जाएगा कि अगले पूरा पैराग्राफ इसी के बारे में आने वाला है। ठीक है, वो कहते हैं कि टाइम बिकेम अ कीवर्ड इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी। अब ये एक ऐसा लाइन लिखी हुई है, यहाँ पे नीचे पैराग्राफ ही दिया हुआ है, कि वो कहते हैं कि हम इससे पता चल रहा है कि टाइम के बारे में बात होने वाली है। वो कहते हैं कि 17वीं जो सेंचुरी चल रही है, इसमें जो है वो फिजिक्स की लैंग्वेज में टाइम जो है वो एक कीवर्ड है, यानी कि अब पता है कि टाइम के बारे में ही आगे जाके बात होने वाली है। फिजिक्स पे बात है और टाइम के बारे में बात होने वाली है। ठीक है, अगली चीज है कि पैराग्राफ में कोहेरेंस होनी चाहिए। ठीक है, पैराग्राफ बाइंड होना चाहिए। वही चीज है कि पैराग्राफ की यूनिटी वाली चीज कह सकते हैं आप इसमें। लेकिन इसमें ये है कि पैराग्राफ की कोहेरेंस में ये होता है कि एक जुमले को दूसरे जुमले के साथ जोड़ने के लिए बीच में ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल होता है, बिकॉज, इनफैक्ट, यानी कि आपका हर लफ्ज अलग-अलग नहीं होना चाहिए। जैसे कि ऊपर वाले पैराग्राफ में अगर आप देखें कि ये हाउसिंग नीड्स के बाद देखें हाई रेट ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, यानी कि हर फिक्रा अलग तरीके से शुरू हो रहा है जो पिछले से कट आउट हो रहा है। ठीक है, तो पैराग्राफ की कोहेरेंस बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे कि एक जुमले को दूसरे जुमले के साथ जोड़ेंगे। इनफैक्ट, बिकॉज, ये सारी चीजें करने से आपकी पैराग्राफ में बाइंडिंग आएगी, उसकी जो आपस में रिलेशन है वो मजबूत होगा। फिर उसके लिए और क्या कर सकते हैं, ट्रांजिशनल वर्ड्स एंड फ्रेजेस यूज की जा सकते हैं। ठीक है, ट्रांजिशनल वर्ड्स और फ्रेजेस क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल, मोर ओवर, देयर फॉर, इसलिए, मजीद पर, ये सारी चीजें, एज अ रिजल्ट, ये सारी चीजें यूज होती हैं। ठीक है, अब ये ऊपर पहले पैराग्राफ में आप देखें तो यहाँ पे इस तरह की चीज यूज नहीं हुई है। हर जो फिक्रा बंद खत्म हो रहा है उससे अगला फिक्रा एक नई तरीके से शुरू हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप ये नीचे इन्होंने इसका इम्प्रूव्ड वर्जन जब लिखा है, तो अब एक चीज लिख के फिर उसकी एग्जाम्पल, फिर मजीद उसके बारे में, देयर फॉर, इसलिए, यानी रिजल्ट, यानी कि आपने उन्होंने देखा पहले एक तारीफ लिखी, फिर उसकी एग्जाम्पल दी, फिर एग्जाम्पल के बाद मोर ओवर यानी कि मजीद उसके बारे में कुछ बताया, और देयर फॉर यानी कि एज अ रिजल्ट उन्होंने बता दिया। एक पैराग्राफ की एक पूरा वर्जन के एक जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये चीज होनी चाहिए। उसके बाद है लिंकिंग प्रोनाउंस, यानी प्रोनाउंस के जरिए लिंक कीजिए हर बार, यानी एक बंदे का अगर नाम है तो नाम से वो चीज शुरू ना हो, हर फिक्रा उसके नाम से शुरू ना हो रहा हो, या उसका बारे में जो है वो अलग-अलग फ़िक्र ना हो, बल्कि आपने एक चीज़ जहाँ पे इन्होंने देखिए, आप जर्मन केमिस्ट की बात हो रही है, वॉन लुई, तब उसके बारे में सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, यानी किसने की, नहीं पता चल रहा। ठीक है? तो या तो या नाम दे दिया जाता फिर भी अजीब लगना था, तो इसलिए अब उसकी बात है ना, हिज़ सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, तो उसकी चीज़ों को उसके साथ लिंक किया जाए। तो लिंकेज आप जब यूज़ करेंगे प्रोनाउंस की, तो इससे भी आपकी पैराग्राफ की कोहेरेंस बढ़ेगी। उसके बाद रिपीटिशन ऑफ कीवर्ड्स, यानी कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको बार-बार रिपीट किया जाए तो पता चलता है कि बात अभी उसी के बारे में चल रही है, जो बात हमने शुरू की थी उसी के बारे में। तो कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसा आप वर्ड ढूँढ लें जो आप बार-बार करेंगे। यहाँ पे इन्होंने जो है लिखा है ब्रॉडकास्ट पैकेट के बारे में बात हो रही थी, तो इन्होंने पैकेट का जो लफ्ज़ है उसे बार-बार यूज़ किया। ब्रॉडकास्ट के तो बारे में बार-बार यूज़ नहीं हो सकती, ठीक है? ब्रॉडकास्टिंग में मज़ीद चीज़ें, फ़िल्टर्स यूज़ हो रहे हैं, गेटवेज़ यूज़ हो रहे हैं, रिपीटर्स यूज़ हो रहे हैं, ये तो सबको पता है। लेकिन साथ इन्होंने पैकेट लगा के बता दिया कि वही उसी टॉपिक पे बात हो रही है, जो पहले चल रहा था। फिर कहते हैं कि पैराग्राफ की डेवलपमेंट कैसे होती है। हमने मिड टर्म से पहले पैराग्राफ की टाइप्स पे जो है वो जस्ट उनके नेम पढ़े थे कि 6 किस्म के होते हैं, 6 टाइप्स होती हैं पैराग्राफ को डेवलप करने की। तो आज हम जो है वो उन्हीं को चीज़ों को देखेंगे, पैराग्राफ कितने तरीकों से डेवलप हो सकता है। ठीक है? तो सबसे पहले एग्ज़ेम्प्लिफिकेशन, यूज़ एग्ज़ेम्प्लिफिकेशन इन पैराग्राफ्स टू प्रोवाइड इंस्टेंसेस दैट क्लैरिफाई योर टॉपिक स्टेटमेंट। जो आपकी टॉपिक स्टेटमेंट होती है, सबसे पहले स्टेटमेंट, उसको क्लैरिफाई करने के लिए, उसको आसान बनाने के लिए आप क्या यूज़ करें पैराग्राफ में, एग्ज़ेम्प्लिफिकेशन, यानी कि आपने जो बात की है उसकी एग्ज़ाम्पल दें अब। ठीक है? यहाँ पे नीचे उन्होंने एग्ज़ाम्पल दी हुई है कि विटामिन्स और मिनरल्स की बात हो रही थी इन्होंने, तो मैं विटामिन्स और मिनरल्स को की वज़ाहत करने के लिए नीचे इन्होंने मिसाल में क्या है, ब्रेड और सीरियल्स की बात कर दी है। यानी इस पे इन्होंने एग्जाम्पल दे के उस चीज़ को वाज़ेह किया। अगली चीज़ होती है नरेशन। नरेशन ये होती है कि एस्टेब्लिश अ सीरीज़ ऑफ इवेंट्स, कि आप जो अपने राइटर को बताना चाह रहे हैं, उसकी एक सीरीज़ बना लें इवेंट्स की। यानी पहले मैं गया, फिर ये हुआ, फिर यानी जो भी आप वाक़यात बयान करना चाह रहे हैं, उन सीरीज़ को एस्टेब्लिश करें इवेंट्स की सूरत में। ठीक है? उससे क्या होगा, सामने वाले की आपके उसमें जो है वो इंटरेस्ट बढ़ेगा। ठीक है, वो कहते हैं कि नरेशन में फॉलोज क्रोनोलॉजिकल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट। क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट तरीका जो है वो आपने यूज करना है। ये आपके एमसीक्यूज के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है, जितनी जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पे, इसको आपने याद करना है। ठीक है, अगली चीज जो है
इसमें प्रोसेस, यूज प्रोसेस इन पैराग्राफ टू डेवलप सीक्वेंस दैट डिस्क्राइब्स हाउ एन एक्शन इज कैरिड आउट और हाउ समथिंग वर्क्स। यानी प्रोसेस का अपने पैराग्राफ में यूज कर सकते हैं कि सीक्वेंस बनाएंगे बात की कि पहले ये हुआ फिर ये हुआ, यानी ये मैंने काम इस तरह किया या ये काम इस तरह हो सकता है। कोई भी हम कहते हैं ना किसी काम का एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस का मतलब होता है एक सीक्वेंस होती है, तो आप सीक्वेंस बनाएंगे उसकी। अगली चीज है डिस्क्रिप्शन, यूज डिस्क्रिप्शन प्रॉज टू प्रोवाइड अ फिजिकल पिक्चर और फंक्शनल व्यू ऑफ द सब्जेक्ट। यानी अगर आप किसी भी मजमून के बारे में सामने वाले को विजुअलाइज करवाना चाहते हैं कि उसके सामने एक फिजिकल पिक्चर बने चीज की, तो आप डिस्क्रिप्शन देंगे, उसकी डिस्क्राइब करेंगे, तफसील बयान करेंगे, उस चीज की तफसील आप उसको बयान करेंगे। एक चीज आपने ली है तो आप उसके बारे में ऐसी चीजें बयान करें, जैसे आप ये नीचे देखें द टेस्ट सेक्शन, यानी वो इतने मीटर लंबा इतने मीटर चौड़ा, यानी ऐसी चीजों से सामने वाला जो है वो विजुअलाइज करेगा चीजों को, यानी इस तरह से आप डिस्क्राइब करेंगे उसे। अगली चीज है एनालॉजी, एनालॉजी टू एक्सप्लेन वन ऑब्जेक्ट और प्रोसेस इन टर्म ऑफ एन अदर, यानी एक चीज को एक्सप्लेन करने के लिए किसी दूसरी चीज की मिसाल देना, ठीक है, ताकि वो जो आप कंसेप्ट देना चाह रहे हैं वो सामने वाले को समझ में आ जाए। जैसे जैसे कि इंटरनेट की बारे में अगर बात हो रही है तो इसके लिए हम रेफरेंस दें हाईवे का। अब इंटरनेट में भी इतना ही क्राउड होता है कि लोग इतने ज्यादा होते हैं और हाईवे पे भी यही सिस्टम होता है, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि मुझे इंटरनेट की अगर कोई बात करें, मैं कहूँ यार बिल्कुल ऐसे इतने लोग जैसे हाईवे पे होते हैं, ठीक है, तो वो कहते हैं कि किसी एक चीज को एक्सप्लेन करने के लिए किसी दूसरी टर्म का यूज करना क्या होता है, एनालॉजी कहलाता है। अगली चीज है कॉज एंड इफेक्ट का यूज करना, यानी आप पहले जो एक वजह बताएंगे कि ये हुआ और उसकी वजह से फिर ये हो गया, यानी कॉज और इफेक्ट आप यूज करेंगे, ठीक है। कॉज एंड यूज इफेक्ट इन पैराग्राफ्स व्हेन यू आर ट्रैकिंग द डेवलपमेंट ऑफ वन सिचुएशन और इवेंट्स आउट ऑफ एन अदर, यानी जब आप ट्रैक बता रहे हो, डेवलपमेंट बता रहे हो एक चीज का, यानी पहले ये काम हुआ, यानी 10 लोग इकट्ठे हुए उन्होंने मिलकर काम किया और फिर हमें प्रोग्रेस मिल गई, यानी पहले कॉज बताएंगे कि 10 लोगों ने मिलकर काम किया था, फिर आप इफेक्ट बता रहे हो कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो पूरा हो गया, यानी आप डेवलपमेंट की अगर बात कर रहे हो तो फिर आपको कॉज और इफेक्ट का जो है वो मोड यूज करना पड़ेगा। ये एक एनालिटिकल मोड होता है, यानी कि तजजिए वाला, तज्जियाती नजरिए से। अगली चीज है कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट, कि कंपैरिजन और कंट्रास्ट डेवलप किया जाए एक टॉपिक के अंदर। जब हम किस तरह ये डेवलप किया जाता है कि उसकी सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज आपने उस टॉपिक के बारे में बतानी है, जो भी थिंग प्रोसेस और स्टेट आप बता रहे हैं उसमें सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज पे अगर आप बात कर रहे हैं तो वो कंपैरिजन और कंट्रास्ट में। अगर कंपैरिजन का आपने टोन यूज किया है तो उसमें क्या होगा, सिमिलरिटीज पे एम्फेसाइज किया जाएगा, यानी कि मतलब दो चीजों के बारे में बात हो रही है ना, दो चीजों का ये हमेशा कंपैरिजन होता है, यानी इसमें और इसमें ये सिमिलर है तो फिर सिमिलरिटीज पे एम्फेसाइज होती है, यानी इनमें ये चीजें कॉमन है। और अगर कंट्रास्ट होगा, कंट्रास्ट की टोन आपने यूज किया तो फिर डिफरेंसेस पे, यानी ये तो इस तरह कर सकता है पर ये इस तरह कर सकता है, यानी कंट्रास्ट पे आपका डिफरेंसेस पे एम्फेसाइज होता है और कंपैरिजन पे सिमिलरिटीज पे होता है। ये याद रखना है, एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। आगे क्लासिफिकेशन एंड डिवीजन, यानी यूज क्लासिफिकेशन एंड डिवीजन टू डेवलप मटेरियल बाय रिलेटिंग पार्ट्स टू होल्स, यानी आप पैराग्राफ बनाते हुए इस तरह ये चीज भी यूज कर सकते हैं कि आपने जो क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि जो सिमिलर चीजें या सिमिलर प्रोसेस हैं उनको ग्रुप कर देते हैं और उनको उनकी एक क्लास यानी उनको एक तरफ कर देते हैं, ठीक है। और डिवीजन में क्या होता है कि आपने एक टॉपिक बनाया था, जो ऊपर टॉपिक था उस टॉपिक को ब्रेक डाउन कर देंगे और अंदर सिमिलर छोटे छोटे पार्ट्स बना देंगे, यानी बड़े टॉपिक को छोटे टॉपिक्स में डिवाइड करके उसके स्मॉलर पार्ट्स बना के उसे लिख देना। इससे भी क्या होता है कि आपका काम आसान हो जाता है और सामने वाले को इजीली समझ में आ जाता है। फिर अगली चीज है डेफिनेशन, डिफाइन करने का अंदाज आपको होना चाहिए। जैसे कि अब मैंने हर चीज के ऊपर डेफिनेशन बयान की है ना, अब जैसे नरेशन की डेफिनेशन मैंने बयान की, एनालॉजी की, यानी आपको समझ आ जाता है। डेफिनेशन वो होता है कि आपने ऊपर ऐसी चीज लिखनी है जिससे पता चल जाए कि आगे इसी के बारे में बात होगी। डेफिनेशन एक होल जो है वो व्यू होता है उस चीज के बारे में जिसके बारे में आपने आगे जाके बात करनी है, ठीक है। डेवलप पैराग्राफ बाय डेफिनेशन व्हेन यू वांट टू सेट वर्किंग जनरलाइजेशंस दैट विल हेल्प कंट्रोल द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ इंपॉर्टेंट टर्म्स, यानी कि उसको कंट्रोल, आपको उसको मीनिंग पे कंट्रोल हो जाएगा, उसे पता चल जाएगा कि आगे क्या बात होने वाली है। इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है वो उसी डेफिनेशन से पता चल जाती हैं, ठीक है। अगली चीज है एनालिसिस, एनालिसिस एग्जामाइन्स अ सब्जेक्ट बाय इवैल्यूएटिंग वन ऑफ इट्स एस्पेक्ट्स, यानी कि किसी भी चीज के एक पहलू को एक पहलू को इवेल्युएट करना, उसका तज्जिया करना क्या कहलाता है, एनालिसिस कहलाता है, ठीक है। ताकि जो है वो वेटिंग एविडेंस एंड पॉसिबल कॉजेज कॉजल लिंकेज, यानी उस एनालिसिस करते हुए क्या आपको एविडेंस की जरूरत होती है कि किस किस तरीके से ये काम हुआ है, ठीक है। इवेल्युएट करना कि ये काम किस तरीके से पॉसिबल हुआ है, क्या क्या चीजें इसमें यूज होती थी। अगली चीज है पैराग्राफ राइटिंग में नंबरेशन, क्या पैराग्राफ में नंबरेशन यूज करो जब आप आइटमाइज करना चाह रहे हो, लिस्ट बना रहे हो किसी टॉपिक्स की। अगर आपका कुछ सीरीज के जो है वो लिस्ट है टॉपिक की, आइटमाइज किया गया है, तो उस वक्त आप क्या यूज करोगे, नंबरेशन यूज करोगे, यानी नंबरिंग दे दोगे आप उसे, चाहे अरेबिक वर्ड्स की यूज करो या रोमन यूज कर लो कुछ भी, लेकिन आप उसको
जो है वो नंबरेशन दे दो कि नीचे यहाँ पे इन्होंने ये बयान कर दिया, ये देखें पॉइंट्स में, यानी कि पहले एक चीज़ लिखी फिर दूसरी यहाँ पे इन्होंने नंबरेशन दे दी। यानी इस तरह पॉइंट्स लगा के भी आप कर सकते हो, 1 2 भी लिख सकते हो, कुछ भी करके आप उसे नंबरेशन दे दो ताकि सामने वाले के लिए वो व्यू क्लियर हो जाता है और उसके लिए वो जो है वो उसको समझना आसान हो जाता है। तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी का कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।